तो आ जाओ जी, शुरू करते हैं। अच्छा सुनो मेरी बात इधर, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। पार्ट बी के जो चैप्टर्स हैं इनको आपको कम से कम एक एक चैप्टर को घर जाके जितना आपने पढ़ा उतना साथ साथ पढ़ते रहो तो आपके चैप्टर आ जाएंगे। अगर आपने सोचा कि हफ्ते के बाद पढ़ेंगे फिर ये चैप्टर हाथ से चले जाएंगे। ठीक है, ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं भाई। आ जाओ हम साथ साथ करें। हमने कल किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे की मैनेजमेंट। हमने वही सेम डेफिनेशन लिखी जो लिखी थी कहां पे, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट मीन्स क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ठीक है जी, यानी पैसे को मैनेज करना। वही उसके फिर हम आगे चले गए। सेकंड टॉपिक हमने क्या किया था जी, मीनिंग के बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इंपॉर्टेंस, रोल वो इंपॉर्टेंस, रोल बोलो इंपॉर्टेंस बोलो। एक्चुअली में बहुत सारी किताबों से इकट्ठे होकर इसको पढ़ाना पड़ता है। इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हर किताब के अंदर अलग अलग चीज अच्छी है, अलग गंदी है। अभी इसके अंदर पूनम गांधी सबसे बेस्ट बुक है इस चैप्टर के लिए, लेकिन कुछ टॉपिक यहां से कवर करना जरूरी है और कुछ आर के सिंगला और फिर फाइनल नोट्स ऐसा लिख के पढ़ाना पड़ता। एक्चुअली में लास्ट ईयर जब मैंने नोट्स बनवाए थे तो बच्चों ने मुझे दिए नहीं। मैंने बच्चों से मांगे तो बोले एक चैप्टर के 100 रुपए। मैंने बोला छोड़ो कोई बात, दोबारा बनाने में। ठीक है जी, मेरे बच्चे मुझे नोट्स बेच रहे हैं सच्ची में। एक्चुअली कोरोना हो गया तो देने नहीं आया कोई, लेकिन आप बच्चे जो बना रहे हो ना नोट्स, कम से कम इसकी फोटो मुझे दे देना। कोई एक बच्चा जो पूरे नोट्स बना रहा है, ठीक है जी, वो मैं ले लूंगा इशू से। लास्ट ईयर के नोट्स भी 11th क्लास के जो है ना शिवानी से नोट्स जो है उससे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो शिवानी ने नोटबुक दी। 11th क्लास की बीएसटी की क्लास में हमने स्टार्ट कर दी है। 5 से 6 बजे तक हम पढ़ा। क्या करते हैं आप, लेटर लिखो फीस माफी का, हम कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा प्लस घर के कागज। अच्छा चलो बस आ जाओ, शांति से हम पढ़ रहे थे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और हमने इसके अंदर क्या क्या लिखा था। सबसे पहले साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स, यानी एक कंपनी में कितने फिक्स असेट्स होंगे और क्या साइज होगा, ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर हमने सेकंड पढ़ा था क्या, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ जनरल रिजर्व, कितना प्रॉफिट बांटा जाएगा, कितना रिजर्व में चला जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर हमने पढ़ा था द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, लिख दिया था ये, कितने लिखे थे, 2 लिख लिए थे। ओके लिखो दूसरा वाला, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट्स, लिख लो फटाफट। पॉइंट नंबर 2 के अंदर अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट्स। बेसिकली थोड़ा सा समझना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, मालूम है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है, इन 4 चैप्टरों की बता रहा हूं मैं प्रॉब्लम, आपको एक की नहीं बता रहा हूं, चारों की। मैं आपको समझाना चाहता हूं चैप्टर्स के अंदर कंफ्यूजिंग क्यों होती है, कंफ्यूज क्यों है। ये चारों चैप्टर शुरू कहीं से होते हैं और पहुंच कहीं जाते हैं। ये चारों चैप्टर आपस में जुड़े हुए नहीं है। जैसे हम प्लानिंग पढ़ते थे, प्लानिंग पढ़ा, उसका मीनिंग पढ़ा, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली, फीचर्स पढ़ लिए, प्रोसेस पढ़ लिया और फटाफट आगे बढ़ते चले गए। एक लाइन बनी हुई थी ना, ये चैप्टर लाइन में नहीं चल रहे हैं। इन चैप्टर्स के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें बीच बीच में टॉपिक्स ऐड होते चले जाते हैं, और जो बच्चा इन चैप्टर्स के बीच में एब्सेंट रह जाए या इन चैप्टर्स के बीच में चला जाए, वो उसके टॉपिक्स मिस होते दोबारा फिर पकड़ में कभी भी नहीं आते। तो इसलिए इन चैप्टर्स को करने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है, एक रेगुलरिटी और दूसरा कंटिन्यूस स्टडी, घर जाके रोज के रोज स्टडी। जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एमबीए जो लोग करते हैं, एमबीए फाइनेंस, उनके वहां पे ये काम आएगी, वहां पे ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, या तो बेसिक पढ़ रहे हो तो बेसिक पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होती क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया, पूरी बात आपने लिखी भी होगी या नहीं भी लिखी होगी, आपकी मर्जी। उसके बाद हम आगे बढ़ गए, फिर हमने कहा ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने मालिक की वेल्थ को इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी के मालिक जो है
वो अमीर होंगे, वो कंपनी अपने आप से अमीर हो जाएगी। फाइन। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द वेल्थ, किसकी वेल्थ? ऑफ द ओनर, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द ओनर, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। वो कैसे हो सकती है, मैंने आपको बताया कैसे हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद हम आ गए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। हमने कहा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर इस बात का ख्याल रखना कि जब पैसा चाहिए तब पैसा अवेलेबल है। तीन थे ना, तीन, कौन से तीन थे, पढ़ेगा कोई? तीन ऑब्जेक्टिव कौन से थे? सबसे पहला क्या इंश्योर करना? एट रीजनेबल कॉस्ट, मतलब जितना पैसा कंपनी में चाहिए उतना पैसा कंपनी को मिलना चाहिए एट रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के बाद हम बनते क्या? तो उन्होंने आपसे कहा फाइनेंशियल कंट्रोलर। बहुत अच्छी पोस्ट होती है कंपनी के अंदर, बहुत प्राइड की पोस्ट होती है किसी कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोलर की। ठीक है जी, बहुत इज्जत वाली नौकरी है। अच्छा जी, दूसरा क्या है उसके बाद? इंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पैसा है तो उसका सही तरह से यूज भी हो। और तीसरा इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड। सेफ्टी ऑफ फंड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेफ्टी ऑफ फंड का मतलब बैंक में लॉकर में पैसा रखने से नहीं है। सेफ्टी ऑफ फंड का क्या मतलब था? कोई समझाएगा? नया समझाएगी। क्या मतलब है सेफ्टी ऑफ फंड का? है? अगर आपने घर जगह इसको नहीं पढ़ा ना, ये चैप्टर आपसे नहीं हो पाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। मेरी बात कहीं पे मान जाया करो। मैं मानता हूँ कि आप बहुत समझदार हो, यूट्यूब का जमाना है, लेकिन आप फिर भी मेरी बात समझा करो। हाँ जी, नैन्सी बताएगी। नैन्सी, सेफ्टी ऑफ फंड से क्या मतलब है? नैन्सी आई थी कल? सेफ्टी ऑफ फंड से क्या मतलब है? अब बताओ, केस स्टडी में आ जाए तो आप पास ऐसी बैठ जाना। आ जाइए इधर। शिवानी चंद्र, व्हाट डू मीन का सेफ्टी ऑफ फंड? मतलब पैसे को रख के बिस्तर के नीचे ऊपर सो जाना। क्या मतलब है सेफ्टी से? या लॉकर में रख देना पैसे को? इसका मतलब किसी ने भी घर जगह पढ़ा नहीं है। सेफ्टी ऑफ फंड से मतलब था वंस यू हैव अर्न द मनी, जो पैसा आपने कमा लिया, उसको कमाने के बाद कितना पैसा रिजर्व में भेजा जाएगा, कितना डिविडेंड में बांटा जाएगा और कितना कहां लगाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी ऑफ फंड्स। हेलो, मेरी बात सुनो। किसी एक की मान लो, या स्कूल के टीचर की, या ट्यूशन के टीचर की, या घर की मम्मी डैडी की, किसी एक की बात मान जाओ। जो किसी की नहीं मानते वो कमीने होते हैं, ये बात दिमाग में डाल लो। मैं सच बोलता हूं, जो किसी की नहीं मानते ना वो कमीने हो जाते हैं। किसी एक की मान जाओ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। किसी एक की बात मान लो, या ट्यूशन टीचर की मान लो, या स्कूल टीचर की मान लो, या घर वालों की मान लो, पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो। मैंने आपसे कल ही कहा, ये चैप्टर अगर 4 दिन निकल गए ना, आप पकड़ नहीं पाओगे 5वें दिन। जो मर्जी कर लेना, फिर आपकी पकड़ में नहीं आएगी। ये चैप्टर पकड़ना है 7 साल। मैंने कितने टॉपिक करवाए थे? 2 टॉपिक, सिर्फ 2 टॉपिक, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको लिखवाए, आपको मैंने कहा घर जाके पढ़ लेना। आपने 2 टॉपिक भी नहीं पढ़े। अब आज कितने हो जाएंगे इकट्ठे होके? 4 टॉपिक। अब आज भी नहीं पढ़ोगे, परसों 6, बस खत्म। इसमें से केस स्टडी कोई भी नहीं कर पाता, मालूम है आपको? अच्छे बच्चे इसमें केस स्टडी में मार्क खा जाते हैं, जो साथ के साथ नहीं पढ़ते। मान जाओ मेरी बात, सारे के सारे पागल मत बनो। ठीक है, चलो मैं जब पूछूं ना, हम रोज इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, आपको आंसर आना चाहिए, नहीं तो आगे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे, या इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका क्या क्या रोल है। तो हमने पहला रोल लिखा, सबसे पहला रोल था साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स, वो आपने समझ लिया। दूसरा था साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट्स, इसमें लिखो आप द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स लिखो द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स and its division in cash, BR, inventories, etc.
डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल डिसीजंस। और कौन लेता है फाइनेंशियल डिसीजन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी। हु टेक्स द फाइनेंशियल डिसीजन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक कंपनी में क्या रोल है। अब विश्वास मानो, पैसे से रिलेटेड कोई भी काम हो ना, इट गोज थ्रू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी। पैसे से रिलेटेड कोई भी काम होगा, इट विल गो थ्रू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आ जाओ, तीसरा लिखो, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। तीसरा पॉइंट, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब कंपनी लॉन्ग टर्म लोन लेने वाली है या शॉर्ट टर्म लोन लेने वाली है, कंपनी को कितने पैसे की कितने टाइम के लिए जरूरत है, लॉन्ग टर्म से काम अच्छा रहेगा या शॉर्ट टर्म से अच्छा रहेगा। जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं ना, वो चीप होते हैं और कंपनी की लायबिलिटी जल्दी कवर हो जाती है, करंट लायबिलिटी में आते हैं। जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो एक तो महंगे लोन होते हैं और कंपनी को रेगुलर लायबिलिटी पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट प्लस लोन। ठीक है। लेकिन कंपनी कौन सा लोन लेना चाहती है, कौन सा पैसा इकट्ठा करना चाहती है, कंपनी को पैसे की जरूरत लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट पीरियड के लिए है, ये डिसीजन कौन लेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल। ठीक है। तो लिखो जल्दी से, द अमाउंट टू बी रेज्ड अभी गेड़ी मारने निकले सारे आज। कल किस टाइम गए थे? 2 बजे ना। रेगुलर टाइम नहीं है इनका, जब उठ गया चलो। ओके। द अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर शॉर्ट टर्म डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कूल की छुट्टी डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी। अच्छा, आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल। डेब्ट इक्विटी रेशियो, अब ये बहुत बड़ी बात है। अब एक्चुअली में ये वर्ड जो है वो आपका चैप्टर है जो अपनी दूसरी बुक के तीसरी, रेशियो एनालिसिस, उसके अंदर है। रेशियो एनालिसिस के अंदर अकाउंटिंग रेशियो में, ये खुला हुआ अकाउंटिंग रेशियो, इसमें आपको आता है क्वेश्चन इसके अंदर से, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होती है। ये देखा जाए तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, हाउ टू कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये होती क्या है मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा समझा देता हूं। डेब्ट का मतलब है उधार, इक्विटी का मतलब है मालिक, ऑनर। इक्विटी शेयर्स मैंने मालिक और डेब्ट मैंने उधार, और डेब्ट का मतलब हुआ उधार, इक्विटी का मतलब हुआ मालिकाना हक। अब कंपनी कितना पैसा इकट्ठा करना चाहती है शेयर्स बेच के, और कितना पैसा इकट्ठा करना चाहती है डिबेंचर इशू करके, ये कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाउ मच मनी अ कंपनी इज गोइंग टू रेज फ्रॉम इशूइंग इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट, issuing shares in the market, and how much money company is going to raise by issuing debentures in the market. उन दोनों की रेशियो को कहा जाता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। मतलब जो पैसा कंपनी डिबेंचर से इकट्ठा करती है उसे मालूम है क्या बोलते हैं? मालूम है क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? लोन कैपिटल। अभी दिखाया था मैंने, पेपर में भी दिया था। उसे कहते हैं लोन कैपिटल। ठीक है जी। है तो वो लोन, लायबिलिटी है, लेकिन उसका नाम क्या दिया गया है? लोन कैपिटल। उसे बोलते हैं लोन कैपिटल। और कंपनी जो पैसा शेयर्स को इकट्ठा करती है शेयर्स बेच के, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। फाइन। इन दोनों के बीच की जो रेशियो होती है उसे कहते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। और यही निकालेंगे हम। कैसे निकालनी है उसकी चिंता मत करना, वो हम उस चैप्टर में सीख जाएंगे जब हम यहाँ रेशियो अभी आने वाले हैं।
ये आपके पेपर खत्म हो जाए अकाउंट्स में 3-4, उसके बाद हम इसी चैप्टर पे आने वाले हैं, रेशियो एनालिसिस, जो कि बहुत मजेदार और बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत कुछ सीखोगे आप। एक्चुअली में बीएसटी की सेकंड बुक से उसमें बहुत बड़ा रिलेशन है। मजा बहुत आता है अगर दोनों इकट्ठे शुरू होते हैं, बहुत मजा आता है आपको। दोनों इकट्ठे चलते ना तो आपको सीखने को मिलता है। जैसे वहां पे हम निकालते और यहाँ पे हम पढ़ते, ये थ्योरी हो जाती और वहां पे उसका प्रैक्टिकल हो जाता साथ के साथ, तो बड़े नजारे आने थे। चलो छोड़ो, जो हुआ सो है, जो हुआ सो हुआ, उसको हम पढ़ लेंगे बाद में। लेकिन मैंने आपको समझा दिया, डेप्ट मैंने उधार, इक्विटी मैंने मालिक, इन दोनों के बीच में किस रेशो में पैसे इकट्ठा किया जाएगा, यानी कंपनी कितना उधार लेगी और कितने शेयर इशू करेगी, उसकी रेशो को क्या बोलते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशो। ये कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो लिख लो फटाफट, फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेट्स by issue of equity shares, by issue of equity shares as well as by issue of debentures. Financial management in a company fix this ratio. Financial management in a company fix this ratio. ये सारे काम जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द कंपनी, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द कंपनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा है, तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट्स कम टू केस स्टडी। आपके आर्मी स्कूल के जब पेपर हुए, अभी जब पेपर आया था आर्मी स्कूल का, दोनों की दोनों केस स्टडी कहां से आई थी, कहां से आई थी, और आपने अभी तक बुक नहीं परचेज की। मैंने आपको कहा था ना, इसकी केस स्टडी इवन यहां तक कि नाम भी चेंज नहीं था, एक पुष्कर वाली और दूसरी वो भरत इलेक्ट्रिक वाली, दोनों की दोनों एग्जैक्टली सेम केस स्टडी अलग अलग चैप्टर से उसी बुक से आई थी। मैंने आपको कितनी बार कहा, पूरा साल निकल गया पर आप नहीं माने। क्यों, दोनों की दोनों केस स्टडी कहां से आई थी, अलका धवन से आई थी, लेकिन आप नहीं माने। ऐसे ही मैं कहता रहूंगा और साल निकल जाएगा और आप अलका धवन परचेज नहीं करोगे, या जिस टाइम आप परचेज करोगे उस टाइम आप पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचा होगा। हर एक चैप्टर की कम से कम 15 केस स्टडी है, आप हिसाब लगा लो, हर एक चैप्टर की कम से कम 15 केस स्टडी है। और अगर 12 चैप्टर हैं तो 12 इंटू 15 कितना हो गया, करो 180 है? 180। इतनी केस स्टडी करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, सोच के देखो, क्या टाइम बचा है। अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं हम बुक बाय करें या ना करें। 100 रुपए की किताब आपको 60 मार्क्स की हेल्प कर सकती है, लेकिन आप ऐसे नॉनसेंस हो कि पता नहीं किसकी सुनते हो। 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स की केस स्टडी आती है 80 में से, आती है आती अभी भी आएंगी, और क्यों नहीं आएंगे, कौन सा सिस्टम चेंज हो गया, पैटर्न बदल गया है। एमसीक्यू तो पहले भी आते हैं, वो भी केस स्टडी में से होते हैं एमसीक्यू भी। आप समझ रहे हो बात को, लेकिन आप बुक बाय नहीं कर रहे हो। और आपके सामने इस बार पेपर हुआ आपके स्कूल का, और दोनों केस स्टडी वहां से आई। किसी भी स्कूल का पेपर देख लो, केस स्टडी अलका धवन से आती है, प्लस इसकी केस स्टडी मैं आपको ऑलरेडी करवा रहा हूं जो इसके अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं। इधर से वो केस, और इवन जो मैं आपको यहां करवा रहा हूं वो भी ऑलमोस्ट सारी की सारी 99% अलका धवन में है, लेकिन आप बुक नहीं बाय कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो उस टाइम को आने की जिस टाइम 1 महीना बचेगा और 180 केस स्टडी आप कर नहीं पाओगे, और करोगे भी तो इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी कहां से आई पता नहीं लगेगा, इसलिए बाय कर लो, ठीक है। चलो अगला लिखो, ऑल आइटम्स, या नेक्स्ट, ऑल आइटम्स, नेक्स्ट पॉइंट, all items in profit and loss account, all items in profit and loss account, देखो all the items in profit and loss account, all the items in profit and loss account
are affected by the decision of financial management. Are affected by the decision of financial management. अब ये बात समझने की बात है कि कैसे ये अफेक्ट करती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले आइटम्स भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करती है। ये कैसे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, रेवेन्यू सारे क्रेडिट साइड, एक्सपेंस सारे डेबिट साइड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कैसे डिसाइड करती है कि कौन सा आइटम फाइनेंशियल उसमें जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में और कौन सा नहीं जाएगा। ये सोचने वाली बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। कंपनी जितने ज्यादा डिवेंचर्स लेगी, इश्यू करेगी मार्केट में, उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी उतना कम प्रॉफिट कमाएगी। हु इज गोइंग टू डिसाइड कि डिवेंचर्स कितने लेने हैं मार्केट में? कौन डिसाइड करता है? जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, कंपनी कितना डेप्रिसिएशन काटेगी कौन से असेट्स पे, ये कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी ये कोई कंफर्म नहीं होता दैट यू हैव टू डेप्रिशिएट 10%, यू हैव टू डेप्रिशिएट 15%, ऐसा कंफर्म नहीं होता। मार्केट रेट से नीचे भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं। अगर कंपनी ने असेट्स बाय किया, उसके ऊपर मान लो कंपनी ने फर्नीचर बाय किया, आपको मालूम है फर्नीचर जल्दी डेप्रिशिएट नहीं होता। फर्नीचर के ऊपर 5%, वही कंपनी ने गाड़ी बाय की, व्हीकल बाय किया, व्हीकल ने रोड पे चलना है, रोड पे गड्ढे भी हैं, एक्सीडेंट भी हैं, दूसरी गाड़ियां भी हैं, बहुत कुछ होना है, तो गाड़ी के ऊपर 15% या 20%। लेकिन ये कौन तय करता है? एक कंपनी के अंदर ये कौन तय करता है कि किस चीज पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो सर, डेप्रिसिएशन के चार्ज करने से प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन कहां दिखाते हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना डेप्रिसिएशन ज्यादा उतना प्रॉफिट, और जितना डेप्रिसिएशन कम उतना प्रॉफिट। समझने वाली बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आइटम्स जाते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं, किससे? बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई बात समझ में? बहुत डीप स्टडी है इस चैप्टर की। ठीक है जी, चलो टॉपिक खत्म हो गया। और आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ये क्या होती है? व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? अगर आप किताब से इस चैप्टर को देखोगे तो बीच में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैंने सब छोड़ दिए, हम सीधा आ गए फाइनेंशियल प्लानिंग। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मिक्स मत करना, इसलिए साथ साथ पढ़ना जरूरी है। अब हम स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। लिखो जल्दी से। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स deciding in advance how much to spend अंडरलाइन कर लेना, how much to spend on what to spend अंडरलाइन कर लेना, on what to spend according to the funds at your disposal, according to the funds at your disposal. इन अदर वर्ड्स, एक और डेफिनेशन लिखो। इन अदर वर्ड्स, अलग से लिखो आगे जाके। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ
estimating the funds, the process of estimating the funds requirement of a business and specifying the source of fund is called financial planning. आई थिंक समझ में आ गई डेफिनेशन आराम से। एक बार पढ़ लो शांत दिमाग के साथ। ठीक है जी। मतलब एक कंपनी में टोटल कितना पैसा चाहिए और वो कहां से आएगा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। और कैसे यूज किया जाएगा वो भी साथ में लगा सकते हो आप, है ना। कैसे डिस्पोज किया जाएगा, मतलब एक कंपनी की पहले पता किया जाता है कि टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसको लाया कैसे जाएगा और उसका फिर यूज कैसे, इन्वेस्ट कैसे किया जाएगा। ये तीनों काम किए जाते हैं अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। और ये कौन करता है प्लानिंग? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लोग यानी फाइनेंशियल कंट्रोलर, ये उसकी प्लानिंग्स होती हैं। वो ये रिपोर्ट प्रिपेयर करता है कि पैसा कहां से आएगा, कितना चाहिए, कहां से आएगा और कैसे यूज किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक। आ जाओ, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ज्यादा नहीं है, बस दो ही हैं। देखो, नंबर 1, to ensure availability of funds, to ensure availability of funds whenever they are required. समझ में आ जाएगा, नहीं भी लिखवाऊंगा तो समझ में आएगा। ऐसा सही है, हाँ सेम चीज है। वो भी उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम है, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट है या। तो इसमें क्या लिखा है? टू एंश्योर, क्या इंश्योर करना है इसके अंदर? फंड्स, मतलब जब कभी भी पैसे की जरूरत है, जब कभी भी पैसे की जरूरत है उस टाइम पे पैसा होना चाहिए। जब कभी भी पैसे की जरूरत है उस टाइम पे पैसा होना चाहिए। ठीक है, पैसा अवेलेबल होना चाहिए। जब कंपनी को पैसे की जरूरत, अगर उस टाइम पे पैसा नहीं आया तो पैसा यूजलेस है। ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ, इसी में लिख लो थोड़ा सा, 2 लाइनें पहले। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग is number 1, इसमें पॉइंट डाल लो। नंबर 1, estimation of the funds required, estimation of the funds required for different purposes, for different purposes, such as purchase of long-term assets, such as purchase of long-term assets, or to meet day-to-day expenses, or to meet day-to-day expenses. Point number 2, estimation of the time, estimation of the time at which
at which these funds are to be made available. Made available. At which these funds are to be made available. और इसमें लिखो पॉइंट तीसरा पॉइंट, specifying the source of these funds. Specifying the source of these funds. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट है और किस टाइम पे रिक्वायरमेंट है, वो पैसा कहां से आएगा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। और उसका पहला ऑब्जेक्टिव भी यही है, क्या करना? एंश्योर करना कि पैसा अवेलेबल हो जिस वक्त पे चाहिए। उसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहला कितने की रिक्वायरमेंट, फिर कहां से, फिर दूसरा क्या है, दूसरा किस टाइम पे चाहिए, एस्टिमेट द टाइम, और तीसरा कहां से वो आएगा। आज ऑब्जेक्टिव नंबर 2, ऑब्जेक्टिव नंबर 2, दूसरा ऑब्जेक्टिव। ये पहले के 3 पॉइंट थे अंदर। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 लिखो फटाफट जल्दी से। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज resources unnecessarily. Does not raise the resources unnecessarily. देखा, ये भी एक काम है। मतलब फालतू में पैसा इकट्ठा कर लेने से फॉर्म के ऊपर खर्चा बढ़ता है, मालूम है आपको। मान लो आपने डिबेंचर्स इश्यू किए, आपको चाहिए थे 10 लाख रुपया और आ गया आपके पास 20 लाख, लोगों ने एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर इज अ लोन। आप चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे प्रॉफिट ना कमाओ, यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन इट। समझे मेरी बात आप? चाहे प्रॉफिट कंपनी को हो चाहे लॉस हो, यू हैव टू पे इंटरेस्ट। और कंपनियां जब शुरू होती है ना, कोई बिजनेस स्टार्ट होता है या कोई बिजनेस एक्सपेंड होता है, आज बिजनेस स्टार्ट हुआ और आज ही प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। अभी बच्चा पैदा होते भागना शुरू नहीं करता है, उसको चलते चलते टाइम लगता है। आप देख रहे हो, आप बड़े हो रहे धीरे धीरे। ऐसे कंपनियां भी ग्रो करती हैं। बिजनेस और आप सेम हो, जैसे आप ग्रो कर रहे हो वैसे कंपनी ग्रो करती है। पहले साल में कंपनी तुरंत प्रॉफिट नहीं कमाती है, 1, 2, 3 साल तक कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे आती है, फिर कंपनी प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करती है। अभी आपने लोगों से 20 लाख इकट्ठा कर लिया, काम चल सकता था 10 लाख के अंदर। बोलो, प्रॉफिट आप कमा नहीं रहे। प्रॉफिट तो आप कमा नहीं रहे हो, एक्सपेंस आपका बढ़ गया, यानी आप ऑलरेडी लॉस में चले जाओगे। या तो लॉस में जाओगे या फिर कहीं और से पैसा लोगे इस पैसे को चुकाने के लिए। फिर पता है किस में फंस जाओगे? डेट ट्रैप। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग में ये इंश्योर किया जाता है कि अननेसेसरी फंड इकट्ठा ना हो जाए। अननेसेसरी रिसोर्स मतलब फंड्स जो हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे कॉस्ट बढ़ जाती है, एक्सपेंस बढ़ जाते हैं कंपनी के। बिना बात के अननेसेसरी फंड इकट्ठा नहीं किया जाता। ये जो शेयर्स में पैसा आ जाता है हमारे पास, शेयर्स के अंदर, शेयर्स में डिविडेंड देना होता है। अगर लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, देखा ना आपने, तो कंपनी का कोई लॉस ही नहीं है। अगर कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसा ले भी लिया और उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर भी दिया या फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर भी दिया, प्रोराटा अलॉटमेंट बना दिया, तो कंपनी का क्या लॉस हुआ। लेकिन डिवेंचर में ऐसा नहीं है। डिवेंचर इज अ लोन। लोन पे क्या पे करना पड़ेगा? एवरी 6 मंथ्स और एवरी 1 ईयर। देखा आपने, ईयरली या हाफ ईयरली। भैया जब किसी से लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब उसे क्या मतलब है आप कमा रहे हो कि जुआ खेल रहे हो? उससे क्या मतलब है? उसे तो पैसा चाहिए अपना, वो तो खड़ा हो जाएगा आके 6 महीने के बाद, मेरा इंटरेस्ट नहीं आया अभी तक। और डिवेंचर्स क्या होते हैं? सिक्योर होते हैं। अगर वो कोर्ट में चला गया तो आपके भांडे बिक जाएंगे, बर्तन, भांडे मतलब है ना, बर्तन बिक जाए, ले जाएगा सेट सारे के सारे उठा के कंपनी से आएगा, बर्तन बना है। समझ रहे आप मेरी बात? बर्तन बिकने का मतलब है असेट्स बिक जाएंगे आपके, क्योंकि सिक्योर्ड है। आप समझ रहे, सारी कहानी ऐसे है। तो एक छोटा सा गलत डिसीजन जो है वो कंपनी बंद करवा देगा, इसलिए की जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग। और लिखो इसके अंदर, लिखो, इफ
लिखो इफ एक्सेस फंड्स, नॉट एक्सीड, इफ एक्सेस फंड्स आर अवेलेबल, comma, it will unnecessarily increase the cost. It will unnecessarily increase the cost, and the resources will remain idle. रिसोर्सेज विल रिमेन आइडल। अभी डिवेंचर में आपको जरूरत थी 10 लाख की, पैसा आ गया 20 लाख, तो जरूरत तो 10 लाख की है ना प्रेजेंट के अंदर, पैसा 20 लाख आ गया, यूज तो आप 10 ही लाख करोगे और इंटरेस्ट कितने पे दोगे? 20 लाख पे, और जो 10 फालतू है उसका क्या होगा? पड़ा रहेगा, पड़ा आइडल हो जाएगा पैसा। लोगों से पैसा लेके इंटरेस्ट पे कर रहे हो जेब से, और वो पैसा फालतू पड़ा है, क्योंकि आपकी तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 लाख की थी, आपने इकट्ठा 20 कर लिया। तो जब हम लोन कैपिटल लेते हैं ना, इन बातों को बहुत ख्याल से स्टडी किया जाता है। ऐसी स्टडी की जाती है कि एक भी पैसा फालतू ना आए, जितने की जरूरत है उतना ही आए। थोड़ा कम है तो चलेगा, हाथ टाइट करके चला सकते हो, लेकिन ज्यादा आ जाए ना तो दिमाग खुल जाता है, फिर बिना बात के खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे लिखो पॉइंट नंबर 2, इसी में लिखो, इसी में पॉइंट नंबर 2, टू लिखो, टू अवॉइड दिस a proper matching of funds requirement and their availability is to be achieved with the help of financial planning. Is to be achieved with the help of financial planning. अच्छा, यहां लिखो एक नोट, एक नोट डाल दो और लिखो, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, that financial planning is not equivalent or substitute of financial management. Financial planning is not a substitute of financial management. Equivalent or substitute? Financial planning is not equivalent or substitute of financial management. दोनों एक नहीं है, इस बात का ख्याल रखना। They are not one. आपको ये बात दिमाग में रखनी है, it has to be kept in mind that financial planning is not equivalent or substitute of financial management. कैसे तो लिखो एक एक लाइन, कैसे नहीं है तो मैं आपको आज यही समझा देता हूं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। लिखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेन एम इज, नहीं, इसी के नीचे कैसे, मैंने कहा ना नोट के नीचे ही, ये दोनों आपस में एक नहीं है। कैसे एक नहीं है तो अब मैं लिखवाता हूं आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेन एम इज टू चूज द बेस्ट investment and financing alternatives. Financial management main aim is to choose the best investment and financing alternatives. By focus on their cost and benefits.
on their cost and benefits. Plus to increase the wealth of the owner. The wealth of the owner. On the other hand, the main aim of financial planning is the smooth operation of a company. The smooth operations of a company. स्मूथ ऑपरेशंस मतलब सब कुछ आराम से चले मक्खन की तरह. स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी. कैसे? बाय फोकसिंग ऑन फंड्स रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी. By focusing on funds requirement and their availability. ठीक है जी. अब सुनो मेरी बात. इधर ये नोट जो मैंने आपको लिखवाया ये कभी कभी पेपर में आता है 4 नंबर का या 3 नंबर का. ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. इस नोट में ये बात समझाई गई कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग एक नहीं है. ना तो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है और ना ही एक दूसरे के बराबर है. ये गलती कभी मत करना. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि पैसा कहां से आएगा. इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दूसरे कौन से? फाइनेंशियल डिसीजंस. वहां ये लिए जाते हैं. और फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर मेक श्योर किया जाता है कि एक कंपनी की जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चलते रहे. आई बात समझ में? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. फाइन. इस चीज को आप अच्छे से पढ़ना. ये पेपर में 3 नंबर का कई बार आया हुआ है 3 to 4 मार्क्स का. ठीक है. इस चीज को दिमाग में बिठाएंगे. आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में आए. इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. आपने देखा ये चैप्टर कैसे हैं. हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से स्टार्ट हुए थे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट से होते हुए हम फाइनेंशियल प्लानिंग पे आ गए. अभी देखना हम कहां चले जाएंगे. हम खुद भूल जाएंगे हम स्टार्ट कहां से हुए थे. हम तभी भूल जाएंगे अगर हमने घर जाकर इसको रिवाइज नहीं किया. विश्वास मानिए. ये इतने लंबे चैप्टर हैं कि पढ़ के बंदा एकदम कहता है छोड़ यार जाने दे, आगे पढ़ते ही नहीं. लेकिन अगर आज इसको समझते रहो ना साथ साथ तो इंटरेस्ट बना रहता है. जहां 4 दिन 5 दिन निकल गए ना स्क्रैप हो जाते हैं. यूजलेस चैप्टर हो जाएंगे आपके लिए. जहां आपने सोचा ना जब 1 हफ्ते बाद पढ़ते हैं इसको खत्म. अभी तक बीएसटी में 8 चैप्टर पढ़ लिए. ठीक है. ऑलमोस्ट एक बुक खत्म हो गई. पार्ट है 50 नंबर की बीएसटी की तैयारी हो गई. इसको करने के बाद 57 की तैयारी हो जाएगी. 57 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी. सिर्फ 13 नंबर की तैयारी और बचेगी. न 23 नंबर की 23 मार्क्स की तैयारी और बचेगी इसके बाद करने के बाद. तो आप लोगों को दिमाग में बात लेके चलनी है कि जो 8 चैप्टर आपने बीएसटी के किए उन 8 चैप्टर्स के अंदर कितनी केस स्टडीज थी, कितने सारे प्रोसेस थे, कितनी सारी इंपॉर्टेंस आई, कितने सारे फीचर्स आए. वो सब क्या आपको याद रह पाएंगे? कभी भी नहीं जब तक इसका चार्ट नहीं बनेगा. अरे आप मशीन नहीं हो, इंसान हो. जब तक आप बच्चे कुछ पता क्या करते हैं. कुछ बच्चों ने अलग अलग वो बना रखी है, कोर्स बना रखी है इसको याद करने के लिए. वो यूट्यूब पे देते हैं. मैं बोलता हूँ किसी चीज की जरूरत नहीं. कुछ ड्रामेबाजी करते हैं. मालूम क्या ड्रामेबाजी करते हैं? कुछ हार्ड वर्ड्स यूज कर लेते हैं जो केस स्टडी में यूज होते हैं. मैं बोलता हूँ कभी भी ऐसा मत करना. अपने पे भरोसा रखो. इसकी थ्योरी पे पकड़ मजबूत करो. कभी भी आपसे बीएसटी छूटेगी नहीं. थ्योरी को पकड़ के रखो. थ्योरी अगर क्लियर है तो बीएसटी में आप मार नहीं खाते. हाँ अगर रट्टाफिकेशन आपने करी और वो जो बाबा ले बैठे हैं, बहुत सारे बाबा जी हैं जो पढ़ाते हैं, जो 30 दिन में सारी बीएसटी कराते हैं, 60 दिन में करा देते हैं, वो आपको मेन वर्ड सिखा देते हैं. फिर वहां जाके ना पेपर में अगर वो वर्ड नहीं आया ना केस स्टडी के अंदर तो सबसे पहली गाली आप उसको निकालते हो और दूसरी अपने आप को निकालते हो. जो भी है सबसे पहले उनको निकालते हो फिर दूसरे अपने आप को निकालते हो. अबे यार कोई समझाने वाला था पर मैं मानी नहीं या मैं माना नहीं. इसीलिए साथ साथ पढ़ना इन चैप्टर्स को. ठीक है.
आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहली लिखो जल्दी से। टू फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स, टू फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स, the financial planning estimates the financial planning estimates the requirement of funds so that there is no wastage, and over capitalization situation, ठीक है जी। आगे आ जाओ। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स, या सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स, एफपी लिखना, एफपी, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन फोरकास्टिंग what may happen in future, in forecasting what may happen in future under different business situations, under different business situations। ठीक है जी, ये अपने आप में पॉइंट हो गया, इसमें लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। आ जाओ पॉइंट नंबर 3, तीसरे में आ जाओ। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स, कोई बात नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स, बुला रहा है मालिक को। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग, या पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग business shocks and surprises, in avoiding business shocks and surprises। शॉक लगता है ना अचानक, अभी जैसे ये लगा, देखो अभी कोरोना आया तो सारी कंपनियों को शॉक लगा, मेडिकल वाली को छोड़, है ना, मेडिकल कंपनियों को छोड़ के बाकी सबकी हालत खराब हुई। जिनकी फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत थी वो बच गए होंगे, जिन्होंने कभी फाइनेंशियल प्लानिंग की नहीं वो डूब गए बेचारे, है ना। जिनकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही थी वो बच गए, जिनकी नहीं थी वो डूब गए, है ना। इसीलिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये कंपनी की बैकबोन होती है तो हम एक्सपेंस, ये बात सच है, हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले और फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले कंपनी के लिए एक्सपेंस होते हैं, लेकिन हम होते बैकबोन है, हमारे बिना कंपनी भी नहीं चलती। पैसा आना और पैसा कमाना सब कुछ नहीं है, पैसा संभालना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग दुनिया में कमाई करते हैं लेकिन बहुत कम संभाल पाते हैं, जो अच्छे से संभाल जाते हैं उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। ठीक है जी, चलो तीसरा लिखो। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। चौथा पॉइंट है कि इसके अंदर चौथा फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल various business functions, for example sales and production function, sales and production functions, by providing clear policies and procedures,
बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है जी, इसी के आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसी पॉइंट में भी खत्म नहीं हुआ, और भी 3-4 इंपॉर्टेंस है जो हम लिखेंगे। ठीक है जी, बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अब साथ साथ आज को पढ़ते रहना, साथ साथ पढ़ाई करो। आज हमने कितने टॉपिक किए हैं? आज हमने किया है एक टॉपिक को खत्म, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर हमने एक टॉपिक किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका नोट लिखा। और अब हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। धीरे धीरे हम इसकी डेप्थ में उतर जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्लोली बस स्लोली। चलो सर आप में कराओगे आपको गूगल मीट में?